ફિલ્મોમાં સિક્રેટ કિરદાર જેમ્સ બોન્ડ અને ટાઈગર ઘણા બધા નિહાળ્યા છે, પણ આજે મારી સાથે રિયલ લાઈફ ટાઈગર અને સિક્રેટ એજન્ટ કુલદીપ યાદવ, જે 28 વર્ષથી પાકિસ્તાન જેલમાં હતા અને ત્યાંથી સજા મુક્ત થઈને હવે અમદાવાદ ભારત પોતાના સ્વજનો પાસે પાછા આવ્યા છે, તેમની સાથે એક ખાસ વિશેષ મુલાકાત કરીશું. કુલદીપજી, ખૂબ ખૂબ પહેલાં તો અભિનંદન. 28 વર્ષ બાદ દેશ માટે કામ કરવા મિશન પર નીકળ્યા અને એ બાદ ખૂબ યાતનાઓ વર્ષો સુધી આપે ભોગવી અને 28 વર્ષ પાકિસ્તાનની જેલમાંથી જે સમય પસાર કર્યો છે અને આજે મુક્ત થઈને અમદાવાદ પોતાના સ્વજન પાસે આવવાનો જે અવસર મળ્યો છે, એને કેવી રીતે જુઓ છો આપ? નમસ્કાર, જય જય ગરવી ગુજરાત. 28 વર્ષ હું જેલમાં હતો. જેલમાં હું हिंदी में बात करी तो વધારે સારું છે कि 28 साल में जेल में रहा हूँ. 28 साल 2 महीने पाकिस्तान की जेल में रहा हूँ. वहाँ का जो अनुभव था रला मिला, यानी कि ज़्यादातर ना तो ये कह सकते हैं ख़राब, ना ये कह सकते हैं अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसे अफसर आ जाते हैं जो कि सख्त होते हैं और कुछ ऐसे अफसर आ जाते हैं जो कि सॉफ्ट हार्ट होते हैं और इंसानियत को लेके चलते हैं. तो उसके लिहाज से अगर मैं बताऊं तो मेरा जो अनुभव रहा है वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है. कुलदीप जी, देश के लिए काम करना, जज्बा होना सब में होता है, पर एक विशेष प्रकार का एक जज्बा आप में था और एक काम के लिए आप पाकिस्तान पहुँचे. तो कि मतलब कब गए आप और किस तरह का वो काम था, कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? ये इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो अपना जज्बा, दूसरा गॉड गिफ्ट. मेन चीज़ ये है कि हर इंसान को चाहिए कि उसके अंदर देश का जज्बा हो, देश के लिए काम करे, क्योंकि देश हमारा एक घर है और हम अपने घर की सुरक्षा करें तो वो ज़्यादा बेहतर है. जो घर की सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो कोई भी आके हमें मार सकता है. मुझको अवसर मिल गया था देश के लिए काम करने का और उसी सिलसिले में मुझको पाकिस्तान जाना हो गया था. वहाँ पर गया हूँ और देश सुरक्षा के कार्यों में मैं करता रहा हूँ. 3 साल से ज़्यादा मैंने काम किया है, लेकिन बात यहाँ पर कुछ नसीब की भी आ जाती है कि नसीब में जो लिखा होता है वो होके रहता है. वहाँ पे 3.25 साल बाद वापस आने की कोशिश में मैं गिरफ़्तार हो गया था. कुलदीप जी, ये बताइए कि आप को ये जो विचार था वो कैसे आया, कैसे संपर्क हुआ और कैसे और किस वर्ष में आप गए और किस हालातों में वहाँ रहे? मैं मार्च 1991 में गया था. मार्च 1991 में गया और जाने के बाद मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है अपने आप को डेवलप करने के लिए, सेट करने के लिए, और जो काम था वो उस काम के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है. लेकिन जब आदमी कोई काम सोच लेता है कि मैंने ये करना ही है तो उसमें ईश्वर का भी साथ हो जाता है, उसकी कृपा हो जाती है, तो वो काम आसान हो जाता है. कुलदीप जी, 3 साल तकरीबन आप पाकिस्तान में रहे, तो किस शहर में रहे और वहाँ की जो आम जनता है उनकी आम राय भारत को लेकर, भारतीय लोगों को लेकर क्या रही है, वो ज़रा बताने की कोशिश करेंगे आप? हाँ, जहाँ तक मैंने देखा, मैं लाहौर और रावलपिंडी में रहा हूँ. यहाँ पर जितने लोगों से मैं मिला हूँ, देखा है, तो 80% लोग ऐसे थे कि जिनके दिल में भारत के लिए मोहब्बत, तो ये निचले लेवल पर है. आम जनता जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो पब्लिक के दिल में भारत के लिए प्यार मोहब्बत है. और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उनके दिलों में, शब्दों में सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत होती थी. ये नफ़रत की जो कुलदीप जी आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नफ़रत होती है कुछ कई दिलों में, तो ये जो तबका, ये कौन सा तबका है? एक राजनीतिक तबका है या एक धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, कट्टर वाली जो सोच रखते हैं, ऐसा एक फ़िरका है वहाँ पे? क्या है मतलब, वो बताने की कोशिश करेंगे आप? इसमें ज़्यादातर वहाँ की एजेंसीज़ और धार्मिक फ़िरका होता है. धार्मिक फ़िरके का जो असर है पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. वो जैसा कहते हैं उसके आगे गवर्नमेंट भी फेल है. आपका जो टास्क था, जिस देश भावना से आप वहाँ पहुँचे थे,
उसके बाद में जब आप अपना टास्क पूरा करके आ रहे थे, तब जो लास्ट दिन था जब आपकी अरेस्ट हुई, वहाँ के आर्मी ने, एजेंसीज ने आपको पकड़ा, वो दिन याद करके मुझे बताएंगे कैसा रहा होगा, क्या था सिचुएशन रही थी उस दिन? वो दिन, वो टाइम मेरी ज़िंदगी का घोर अंधेरा था, क्योंकि मुझको उम्मीद नहीं थी कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊंगा, लेकिन होना वही होता है जो ईश्वर को मंजूर होता है, बगैर उसकी इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सामने वाले के किसके माइंड में क्या आ गया, उसने कैसे मुझको जजमेंट किया कि मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ या फिर मैं इंडिया का हूँ, और वहाँ पे एफआईयू वाले यानी आर्मी वाले आ जाते हैं, किसकी इन्फॉर्मेशन पे आते हैं ये कहना मुश्किल है, और मैं गिरफ़्तार हो जाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अंधेरा और कांटों वाला दिन था। कुलदीप जी, जब एक विशेष सौंपा हुआ कार्य आप पूरा करके और खुशी से जब देश की और वापस आ रहे हैं, एकदम उसी समय पर सडनली अरेस्ट हो जाना, तो पहला ख्याल क्या जहन में क्या आता और क्या भावना आती है? क्या दुख हुआ था, क्या फीलिंग थी उस समय? दुख और फीलिंग तो ये होती है कि देखें आपने कि कोई खेत लगाया और फसल बिल्कुल तैयार है काटने को, और वो जल जाए तो कैसा लगता है। वही चीज़ मेरे साथ था। मैंने, ठीक है, भारत के लिए, अपने देश के लिए जो मेरा जज्बा था मैंने काम किया, लेकिन मैं वापस नहीं आ सका, ये मुझे दुख था। कुलदीप, दुख कई प्रकार के होते हैं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है दो सिचुएशन थी, और उनमें से किस बात पे आपको दुख सबसे ज़्यादा लगा होगा? या तो अपना जो सौंपा हुआ कार्य वो पूरा करके देश नहीं आ पाए, या खुद के पकड़े जाने से? खुद के पकड़े जाने से, क्योंकि जो देश ने काम दिया था, जिस लिए मैं गया था, वो तो हो गया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ गई थी, अगर मैं टाइम से मुझको वापस बुला लिया जाता तो ज़्यादा बेटर था। तो क्या मतलब वो यहाँ से कुछ कम्युनिकेशन में गैप रहा, बुलाना नहीं चाहा, सपोर्ट नहीं मिला? बस इतना कहना चाहूँगा कि ये भाग्य की बात है, भाग्य में जो लिखा था वो हो गया। कुलदीप जी, पकड़े जाने के बाद किस तरह से वहाँ पे एक कैदी के साथ सलूक होता है, जबकि एक सीक्रेट एजेंट का आप पे लेबल लगा हो? तो एक सीक्रेट एजेंट के साथ और एक जो जनरल जो कैदी होता है उसके साथ, दोनों के बीच में जो ट्रीट करने का जो तरीका होता है वो कितना अलग होता है? ये जो इंट्रोगेशन का उनका सिस्टम है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, अपराधी कहीं भी गिरफ़्तार होता है तो उसके साथ मारपीट, टॉर्चर वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन जब टारगेट कंट्री में आदमी होता है तो वहाँ का जो सिस्टम होता है वो इतना ख़तरनाक होता है कि बयान करना मुश्किल है। बहुत ही सख्त, बहुत ही सख्त। कुलदीप जी, मैं जो कुछ आपसे स्पष्टीकरण करना चाहूँगा दर्शकों को। एकदम एग्जैक्ट एक जो बारीक लकीर है एक सामान्य कैदी के बीच में और एक सीक्रेट एजेंट के तहत जो पकड़ा हुआ कैदी है, दोनों के बीच में जो इंट्रोगेशन और रख रखाव का जो फ़र्क होता है वो किस तरीके से होता है? कुछ अब तक इस तरह की बातें दर्शक तक नहीं पहुँची, तो वो बताने का एक बार थोड़ा प्रयास करें। जो एक सिंपल अपराधी पकड़ा जाता है उसको मार पीट के चलो सज़ा, जो जुडिशल होता है, जुडिशल के बाद वो जेल चला जाता है, लेकिन जो सीक्रेट एजेंट कहीं पकड़ा जाता है किसी तरीके से, तो वो मौत के साथ खेल रहा होता है। किस तरह की यातनाएं और किस तरह का ट्रीटमेंट इंट्रोगेशन के दौरान? अब ये मैं आपको कैसे बताऊं क्योंकि वो कई बातें ऐसी होती हैं जो कि ओपन नहीं की जाती हैं। कितने अरसे तक आपने ये जो यातना है, जो इंट्रोगेशन का पीरियड है, वो फेस किया आपने? यातना, इंट्रोगेशन और कोर्ट मार्शल, ये दोनों मिलाकर के तकरीबन 2.5 साल। कुलदीप जी, 2.5 साल यातना सहने के बाद फिर आपके जो जीवन में जो यातनाओं का जो दौर था वो क्या समाप्त हो गया था? एक लाइफ सामान्य हो गई थी? यातनाओं का जो सिलसिला है, उसका जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, और ये यातनाएं ख़त्म नहीं होती हैं।
क्योंकि जब आदमी सिविल जेल में चला जाता है वहाँ पे कोई अपना संगी साथी नहीं होता है, सब कोई सपोर्टर नहीं होता है, कोई मुलाकात नहीं होती है, और फिर ऐसे में आदमी जब वहाँ पे तरह तरह की बीमारियों में रोगी हो जाता है तो वो ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। जैसे मुझको वहाँ पे टीबी हो गई, अल्सर हो गया, हर्नी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उन सब से मैं जूझता रहा हूँ। लेकिन ये वहाँ के स्टाफ की मेहरबानी, उनके वहाँ डॉक्टर्स की मेहरबानी कि उन्होंने अच्छा ट्रीटमेंट किया, मैं उनका थैंक यू उनको। कुलदीप जी, जेल वास की आपने जो बात करी, जेल में सामान्य कैदी जो पाकिस्तानी कैदी होते हैं उनके साथ रखा जाता है, या आपके जो भारतीय जो कैदी होते हैं उनके साथ रखा जाता है? क्या व्यवस्था होती है पाकिस्तान की जो जेलों में, और किस तरह एक भारतीय कैदियों के साथ ट्रीटमेंट होता है और पाकिस्तानी कैदियों के साथ? क्या कुछ भेदभाव इस तरह का देखा जाता है वहाँ? भारतीय कैदियों को पाकिस्तानी कैदियों से अलग सेपरेट बैरक में रखा जाता है, लेकिन उसमें भेदभाव सिर्फ ये होता है कि हमको अंडर सिक्योरिटी एक्ट साइड में कर देते हैं, हमसे कोई पाकिस्तानी मिल नहीं सकता है, हम किसी पाकिस्तानी से नहीं मिल सकते हैं, पूरा कंप्लीट सुरक्षा कवच में हमको रखा जाता है। और उसके अलावा खाने पीने का जो वहाँ का माहौल है, पहले तो थोड़ा सा सही नहीं था, लेकिन काफ़ी समय से हमको पूरी जेल से अलग और थोड़ा अच्छा खाना दिया जाता है। कुलदीप जी, खाना पीना जेल में मिलना वो को बहुत यूँ नहीं माना जा सकता कि आपकी ज़िंदगी एकदम कुशलता से और अच्छे से बीत रही है। उस समय दौरान आपको घर की, देश की, परिवार की याद भी आती होगी। कब आपके परिवार से संपर्क हुआ पहली बार, और क्या फीलिंग रही उस समय? 1997 में मैंने पहला लेटर पत्र घर भेजा था, और जब यहाँ से उसका रिप्लाई गया है तो वो जो कागज़ का टुकड़ा था, चिट्ठी, उसको पढ़ कर के ऐसा महसूस होता था कि ये लेटर नहीं है, कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली के लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आँखों से आंसू ही छलकते हैं, इतनी खुशी होती है। जेल का जो समय 28 साल कुलदीप जी आपने जो निकाला, वो किस तरह आपने क्या वहाँ पे आपकी जीवन जो चर्या थी वो क्या थी, दिनचर्या क्या थी? सरकारी तौर पे हमसे कोई काम नहीं लिया जाता है, लेकिन सुबह लॉकअप खुलता है, चाय मिल जाती है, चाय रोटी मिल जाती है, सब्ज़ी होती है नाश्ते में, दिन में खाना मिलता है और शाम को खाना मिलता है। इसके दौरान बीच में हम दो तरीके के काम करते थे। एक तो अपनी फ़िटनेस के लिए, जो सरकारी तौर पर नहीं है लेकिन अपनी फ़िटनेस के लिए साफ़ सफाई कर देना है, या इस तरीके के काम। उसके अलावा कुछ हम एक काम करते थे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और ख़ास करके जेल अथॉरिटी हमको प्रोवाइड कर देती थी कि आप अपना कुछ काम करके अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो, क्योंकि जो कुछ गवर्नमेंट देती है जेल में वो सिर्फ रोटी और चाय पानी से गुजारा नहीं होता है। तो अपने कुछ खर्चे होते हैं, उनके लिए हम मोतियों की चोटला बनाते हैं, जैसे चोटला है, गले का हार है, अंगूठी है, ब्रेसलेट है, इस टाइप की चीज़ें हम अपनी बनाते थे। और अब उसके लिए एसएसपी जेल ने एक पाकिस्तानी कैदी दिया हुआ था जिसको इजाज़त थी कि वो अंडर विज़न हमारे पास आता था और हमसे वो चीज़ें लेके जाता था, और वो बेच करके जो 100 200 500 रुपये होते थे बैंक में हमारे नाम पे, जेल बैंक के अंदर हमारे नाम पर जमा कर देता था, और वो हमारी जब कुछ ज़रूरत पड़ती थी हम उससे अपना टाइम पास कर लेते थे। कुलदीप जी, जेल में ये सारी प्रवृत्तियों के बीच आपने कुछ ऐसा जो टाइम पास के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए, अपने समय को पसार करने के लिए, बिताने के लिए कुछ विशेष ऐसा कोई कार्य किया हो जो आज आपको याद हो? विशेष कार्य तो सिर्फ ये होता था कि देश की सोच, देश के लिए सोचना और घर परिवार के लिए सोचना, उसके अलावा कुछ राइटिंग वर्क करना। राइटिंग वर्क में मैंने कुछ कविताएं लिखी थी जो मैं यहाँ नहीं ला सका हूँ, क्योंकि जेल का जो कानून है उस कानून के तहत जिसका हमको पूरा नॉलेज नहीं हो पाता है, तो जिस वक्त रिहाई हुई है उस समय वो जो मेरी कविताएं वगैरह थी वो सब निकाल ली गई। कुलदीप जी, आप जो कविता की बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ लाइन या कविता जो उस समय दरमियान
आपके दिल से वो शब्द निकले हो, दिल के करीब रही हो, ऐसी कुछ लाइन या कविता आपको कुछ याद हो? हाँ वेरी गुड। शायद पूरा याद नहीं है लेकिन मैं कुछ जितना याद है बताता हूँ। हाँ, कुछ। है रब का शुक्र मेरे, है रब का शुक्र मेरे, मुझे कदमों में अपने लगा लिया। भटक रहा था दोज़ख, भटक रहा था नर्क की तरफ, रास्ता स्वर्ग का दिखला दिया। जी, बहुत बढ़िया। ये एक और मैं कहना जी जी चाहूँगा। जी। ख्वाबों की दुनिया का हूँ मैं एक अजीम हाथी, ख्वाबों की दुनिया का हूँ मैं एक अजीम हाथी, कौन बनेगा मेरा रहबर, कौन बनेगा साथी। एक आवाज़ गैब से आती आई, ना घबरा ए बंदे मेरे, ना घबरा ए बंदे मेरे, मुझसे काल मिला, मैं बनूंगा रहबर तेरा, मैं बनूंगा साथी। ये जो अजीम हाथी कुलदीप सिंह खुद था, ऐसा मुझे कहीं कहीं लाइन में लग रहा है। तो ये हाथी फंस कैसे गया आखिर? क्यों इस हाथी को छुड़ाने की देश से, परिवार से कोई कोशिश नहीं की गई? वहाँ जितनी भी कोशिश थी हमारी अपनी होती है, और दूसरी हमारी फैमिली वालों की तरफ से कोशिश होती थी कि हमारा भाई बाप बेटा जो भी घर का सदस्य फंसा हुआ है उसके लिए घर वाले जितनी उनसे प्रयास हो सकता है, जहाँ जहाँ उन लेटर लिख सकते हैं, जिस किसी मिनिस्टर से, किसी अफसर से, किसी संस्था से मिल सकते हैं, वो घर वालों ने किया। और जितनी कैद में तकलीफ़ या कष्ट हमें था, मैं नहीं समझता हूँ कि उससे कम उन्होंने भोगा हो, बल्कि उससे ज़्यादा उन्होंने भोगा हमको रिहा कराने के लिए। कुलदीप जी, जेल में आपने इतना वक्त गुजारा, उस समय आपके साथ में कई भारतीय अन्य कैदी भी संपर्क में आए होंगे। तो किस तरह का वहाँ जेल का माहौल है? कितने भारतीय कैदियों से मिले? उनकी जो मनोदशा है वो किस तरह से? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जब मैं रिहा होकर आया हूँ 22 अगस्त 2022 को, उस वक़्त वहाँ पे 32 आदमी थे हम, जिसमें 4 लेडीज़ थी, वो अलग वार्ड में हैं। और हमारे आने के बाद 30 आदमी थे, 2 आदमी हम आ गए थे, तो वहाँ पे रह गया 28 आदमी। 28 भारतीय नागरिकों में ज़्यादातर लोग एबनॉर्मल थे और सबकी सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करता हूँ कि उनको भी रिहा कराएं, क्योंकि जैसे मुझको खुशी मिली है वो भी खुशी के हकदार हैं। जो भी हैं वो भारतीय नागरिक हैं। आज वो अपना नाम, अपना पता नहीं बता सकते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक हैं। अगर वो भारत में आ जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, किसी ना किसी तरीके से अपने घर, फैमिली में, अपने परिवार में पहुंच जाएंगे, तो उनको जीने की राह मिल जाएगी। कुलदीप जी, आप जो संख्या बता रहे हैं वो किस जेल की है? और सिर्फ एक ही जेल की है? इसी भारत, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान में जो जेलें हैं, कुल संख्या ऐसी कितनी रही होगी? कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर की। हमारा जो एरिया था, हम बिल्कुल ब्लॉक बंद होते थे, हमारा किसी से कोई टच नहीं होता था, जिस कारण ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ और कितने कितने आदमी हैं, ये कहना संभव नहीं है। कुलदीप जी, आप एबनॉर्मल होने की जो बात बता रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में 90% लोग, कैदी जो भारतीय कैदी हैं पाकिस्तान जेल में, वो एबनॉर्मल है। मतलब किस तरह के एबनॉर्मल? और ये एबनॉर्मल होने का कारण क्या हो, आप बताएंगे? ये सब टॉर्चर के यातनाएँ ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य सहन नहीं कर पाता है, सहन शक्ति नहीं होती, और टॉर्चर इतना होता है कि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुलदीप जी, जेल के दौरान भारत में क्या चल रहा है पॉलिटिकली, सामाजिक, भारत के समाचार, खबर किस तरह आप तक पहुंचते हैं? क्या संपर्क बना रहता है बाहर की दुनिया से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि भारत की क्या पॉलिसी है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे या पाकिस्तान में। बस हम सिर्फ एक ब्लॉक में बंद हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत और पाकिस्तान के अच्छे कुछ लोग, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बुरा है। मोदी साहब को सलूट है कि उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और
उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, जैसे उन्होंने सबके पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उन कैदियों के लिए भी काम करें जो देश के लिए वहाँ पर गए हैं। आज हमारे पुनर्वास के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये कपड़े भी जो पहने हुए हैं ये उनके दिए हुए कपड़े हैं। आज मुझको 8 दिन हो गए यहाँ पे वाघा बॉर्डर से क्रॉस करके यहाँ पे आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं टोटल भारत सरकार पर डिपेंड भारत सरकार पर डिपेंड हूँ। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो हेल्प होनी चाहिए मुझको वो मुझको दे, क्योंकि जो मेरे क्लास फेलोज थे वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं और अभी रिटायर होके आने वाले, कोई एडवोकेट हैं, जजेस हैं, मैनेजर हैं, अकाउंटेंट हैं, और आज वो रिटायर होके जब आएंगे या आ रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट एक बड़ी रकम देती है, सब कुछ प्रोवाइड करती है। और हमने जो देश के लिए काम किया है, अपना जीवन बलिदान हमारा हो गया है, भेंट चढ़ गया है, तो वो सब कुछ हमें भी चाहिए। ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें ताकि और भी किसी लोग जब हमको देख करके दूसरे लोगों में अंदर जज्बा जागे और वो भी दूसरे लोग भी, दूसरे नागरिक भी देश के लिए काम करने के लिए तैयार हों, अपना जीवन बलिदान कर सकें। सरकार से आपने इस तरह की कोई गुहार लगाई, अर्जी लगाई है क्या? किस तरह का कुछ संपर्क हुआ है आपसे सरकार से? फ़िलहाल तक सिवाय आप मीडिया के अलावा और कुछ नहीं। और जेल के दौरान एक चीज़ आपसे पूछनी रह गई, जो भारतीय कैदी हैं उनके साथ में व्यवहार किया आपने, जो इस तरह की बात बताई है, उन कैदियों से आप में से एक सरबजीत नाम का एक जो कैदी था, खूब चर्चा में रहा, आपके खबर आपके नाम की और सरबजीत के नाम की कई बार बीच बीच में खबर आती रही कि आप दोनों की रिहाई होने वाली है। उसको लेकर भारत में राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी खूब खबरें चली, खुशी का माहौल भी बना, और अचानक से कभी कभी राजनीतिक कारणों से ये खबरें का खंडन हो जाती थी, रिहाई नहीं हो पाती थी। तो उस समय आपका जो मनोबल था वो कैसे टिका रहता था? वहाँ आपको पता पड़ता था तो क्या आप पे बीतती थी? जैसे कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है, चल रहा है और गिर जाता है, और गिरने के बाद अपने आप को वो संभालता है, वही मनोदशा, वही कंडीशन, वही स्थिति हमारी होती थी कि जिस वक्त हमको ये मालूम होता था कि दोनों गवर्नमेंट आपस में टाई कर रहे हैं और कैदियों की रिहाई का भी मसला बहस में आया है और रिहा होंगे, तो हमको खुशी होती थी। लेकिन जब रिहाई होती थी तो उस वक्त सिर्फ केवल और केवल माहीगीर, फिशरमैन ही रिहा किए जाते हैं वहाँ से, सिविल कैदी कोई नहीं। जब वहाँ से सिविल कैदी कोई रिहा नहीं होता है तो हमारी जो स्थिति होती है, मनोदशा होती है, उस गिरे हुए बच्चे की तरह होती है, जो गिरता है और गिर के चोट लगती है, रोता है और फिर अपने आप को संभालता है। तो हम अपने आप को उसी तरीके से संभालते थे और फिर डेली रूटीन में आ जाते थे। कुलदीप जी, सबरजीत से मिलना हुआ, कैसा अनुभव रहा? किस तरह से मिलना होता था? वापस पूछें। सबरजीत नाम के जो कैदी थे उनसे मिलना हुआ है आपसे? हाँ, वो मेरा दोस्त था। हम गवर्नमेंट जो है, जेल अथॉरिटी जो है, 15 दिन में हमको आपस में मिलने की इजाज़त देती थी, क्योंकि वो सजाए मौत में था और हमसे अलग रहता था, और हम दूसरे आम कैदी थे तो हमारी बैरक अलग होती थी। तो 15 दिन बाद मिलते थे। बहुत अच्छा था वो, स्वभाव उसका बहुत अच्छा था, हर समय देश के लिए और देश की बातें करता था और अच्छा लगता था। मेरी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, क्योंकि तकरीबन उसके और मेरे विचार देश के लिहाज से एक ही होते थे कि हमारा देश कैसे तरक्की करे, कैसे उसको सुरक्षित किया जाए। कुलदीप जी, सरबजीत की मौत के बाद कभी आपको कभी डर, भय ऐसा कुछ लगा? देखें, जब आदमी किसी मिशन पर जाता है, आग में कूदा होता है, तो उसे भय कैसा? उसको भय नहीं होता है। सिर्फ ये, हाँ, सुरक्षा के लिहाज से अपनी सुरक्षा करता है, और हमारी सुरक्षा तो हमारी गवर्नमेंट ने, जिस वक्त सरबजीत का हत्या हुई है उसकी, हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बोला कि भाई इनकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए। तो वहाँ पर हमारा पहले तो भय होता ही नहीं है, और अगर इस
कोई बाल बराबर कहीं भय अंदर आ भी जाता है तो हमारी गवर्नमेंट जो प्रबंध करती है उससे हम और सिक्योर हो जाते हैं। सरब जी जी की बात होगी। कुलदीप जी, अब आज की तारीख में आपके लगता है कहीं ना कहीं ये जो जेल में रहना पड़ा बरसों तक, परिवार ने यातना भोगी, आपने यातना भोगी, कहीं भी आपके जज्बात में, देशभक्ति में कहीं कोई फ़र्क पड़ा है? देशभक्ति में फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे तो इसी मीडिया के माध्यम से आज मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी हेल्प करें। इसी मीडिया के माध्यम से ये जब पब्लिक के पास मैसेज जाएगा कि कोई आदमी, कोई नागरिक वहाँ से रिहा होकर आया है और हमारी सरकार ने उसको ये प्रोटोकॉल दिया है, ये उसकी सहायता की है, तो दूसरे जो नागरिक हैं उनका जज्बा बढ़ेगा ताकि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। और ये जज्बा हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के अंदर होना चाहिए, क्योंकि देश है यानी घर है तो हम हैं, घर नहीं है तो हम नहीं हैं। કુલદીપ યાદવ જેમના મનમાં આજે પણ દેશ માટે એટલી જ ભક્તિ અને જજ્બો છે, પણ જરૂર છે તો ખાલી એક આર્થિક સહાયની અને પુનર્વસન યોજનાની, જે સરકારના માધ્યમથી એ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને અમે પણ GTPL ગુજરાત ન્યૂઝના માધ્યમથી સરકારને એક નિવેદન કરી રહ્યા છે કે કુલદીપ જેવા જેટલા પણ જે ત્યાંથી રિહા થઈને આવ્યા છે એમના માટે ક્યાંક ને ક્યાંક આર્થિક મદદ અને પુનર્વસનની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. હું ગુજરાત ન્યૂઝથી હિતેન્દ્રસિંહ રાજપૂત, અમદાવાદ.